हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछले जो वीडियो थी उसके अंदर हम मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे। इसके अंदर ये दो आपके मेथड्स रह गए थे, तो अपन स्टार्ट करते हैं मॉर्स एंड फ्रेजर्स मेथड से। पिछले उसके अंदर वीडियो के अंदर हम लोगों ने फेफर्स मेथड को डिस्कस किया था। तो मॉर्स एंड फ्रेजर्स मेथड जो है ये फेफर्स मेथड से ज़्यादा बेटर है, और इस मेथड के अंदर कॉपर फेरोसाइनाइड की ही मेम्ब्रेन यूज़ की गई है। ये मेम्ब्रेन ज़्यादा टफ और कॉम्पैक्ट होती है। इस एपरेटस को देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये एपरेटस, ये जो एपरेटस है, इस एपरेटस के अकॉर्डिंग ये जो पोरस स्पॉट जो है, इसको द पोरस स्पॉट वॉज टेकन आउटसाइड टू मिनिमाइज द डैमेज टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ द पॉट वॉज फिटेड इन अ ब्रॉन्ज सिलेंडर। ये ब्रॉन्ज सिलेंडर दिख रहा है आप लोगों को, ये सिलेंडर जो है ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है और इसके अंदर मेम्ब्रेन जो है वो फिट की हुई है। द पॉट वॉज फिटेड इन अ ब्रॉन्ज सिलेंडर बी विच हैज़ मैनोमीटर ऑन द अदर साइड, and solvent or water is taken in porous spot and solution is taken in bronze cylinder। तो यहाँ पर देखिए जो सोल्यूशन है वो तो हमने लिया है ब्रॉन्ज सिलेंडर में, और पोरस स्पॉट के अंदर हमने सॉल्वेंट लिया है। Now when osmosis begins, water flows from porous spot to cylinder which increases the hydrostatic pressure and level of mercury rises in manometer and this pressure is equal to osmotic pressure। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो मेम्ब्रेन है ये बाहर की तरफ ली हुई है। अब नेक्स्ट जो मेथड है ये है बर्कले एंड हार्टलेस मेथड। ये देखिए बर्कले एंड हार्टलेस मेथड का ये डायग्राम है। अब ये देखिए ये जो मेथड है ये सिंपलेस्ट मेथड है दैट वाज डेवलप्ड बाय बर्कले एंड हार्टले, और इस मेथड का दूसरे मेथड से ज़्यादा बेटर इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर जो काउंटर प्रेशर है वो अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपको एक प्रेशर गॉज दिख रहा है और एक आपको पिस्टन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, और ये जो जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है दैट इज़ इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ द एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक ट्यूब्स। ये देखिए आपको ट्यूब्स दिख रही हैं ये, और the inner one is that of porcelain having electrically deposited semi-permeable membrane of copper ferrocyanide. Now one end of the tube is connected to a capillary tube and the other end is connected to a dropping funnel। देखिए ये जो ड्रॉपिंग फनल है इसकी सहायता से हम वाटर ऐड कर सकते हैं, और ये दूसरी जो है ये कैपिलरी ट्यूब है जो कि लेवल के बारे में हमें बताती है। नाउ द आउटर ट्यूब इज़ मेड ऑफ गन मेटल एंड इज़ फिटेड विद एन अरेंजमेंट फॉर अप्लाइंग डेफिनेट प्रेशर। ये जो आउटर ट्यूब्स हैं, ये जो दोनों ट्यूब्स हैं ये गन मेटल की बनी हुई होती हैं, और इस पर यहाँ पे ये देखिए पिस्टन लगाया हुआ है जो कि प्रेशर कितना अप्लाई किया गया है उसको मेजर करता है प्रेशर गॉज की सहायता से। Now the inner tube is filled with water by means of dropping funnel up to a definite level in the capillary tube, and outer tube is filled with solution whose osmotic pressure is to be determined. Now due to osmosis what will happen? Water will flow from the inner tube to the solution which is indicated by the water level of capillary tube. Now the external pressure is applied on the solution to prevent the flow of water and consequently lowering of meniscus। क्या होएगा? देखिए जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जो, या हम यूँ कहें कि जो पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो मेनिस्कस जो है इस कैपिलरी ट्यूब में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Now this applied pressure is equal to the osmotic pressure which is directly measured by means of pressure gauge attached to a piston। और प्रेशर गॉज की सहायता से हम ये पिस्टन, ये जितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है उसको मेजर कर लेते हैं, और वो प्रेशर जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो ये बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बर्कले एंड हार्टलेस मेथड पूछा जाता है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। और इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो अपन देख लेते हैं कि in this method equilibrium is established more quickly and hence less time is required, and the strain on membrane is much less, so chances of bursting of it are also very less। तो एक तो मेम्ब्रेन जो है वो सुरक्षित रहती है और टाइम जो है वो कम लगता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो दोनों मेथड्स हैं मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के,
ये ख़त्म होते हैं तो हमारे पास में 3 मेथड्स थे जिससे हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया था। एक फेफर्स मेथड था, एक हमारा ये मॉल्स एंड फ्रेजर्स मेथड था, और एक बर्कले एंड हार्टलेस मेथड है। तो ये 3 मेथड्स हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कौन कौन से हैं। वॉन हॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट्स किए थे और उन्होंने कुछ फंडामेंटल लॉज दिए थे, तो इसे हम वॉन्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सोल्यूशन भी कहते हैं। तो वॉन्ट ऑफ, जैसा आप लोगों ने, अगर आपको ध्यान हो, आपने गैसेस के लिए लॉज पढ़े थे, ठीक उसी तरह से ये लॉज हैं। तो पहला लॉ है वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। नाउ वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। नाउ पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। पाई क्या है? यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है। पाई अपॉन सी इक्वल्स टू कांस्टेंट। नाउ सिंस C इज इक्वल टू 1/V, कंसंट्रेशन जो है वो किसके बराबर है? 1/V के बराबर है, वेयर V इज द वॉल्यूम इन लीटर्स कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट। देयरफॉर पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, सो पाई विल बी इक्वल टू K इंटू 1/V और पाई भी इक्वल्स टू K और दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर तनु विलयनों के परासरण दाब तथा उसके आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है। यह गैसों के बॉयल्स लॉ के सिमिलर है, अतः यह तनु विलयनों का वॉन्ट ऑफ बॉयल का नियम कहलाता है। दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट इज सिमिलर टू द बॉयल्स लॉ फॉर गैसेस। नाउ नेक्स्ट इज चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ। चार्ल्स वॉन्ट ऑफ लॉ, जैसे कि गैस का नियम है V इज प्रोपोर्शनल टू T, वैसे ही पाई इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप का समानुपाती होता है। प्रेशर और टेम्परेचर वॉन्ट ऑफ लॉ क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्ट एज मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैसेस। नाउ द रिजल्ट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इंडिकेट दैट इफ concentration of solution is kept constant, the osmotic pressure varies directly as absolute temperature. Now we know that the concentration of a solution is inversely proportional to the volume, and volume changes in liquids with change in temperature are negligible. Thus pi is proportional to T at constant volume, or we can say that at constant volume the osmotic pressure of a dilute solution is directly proportional to absolute temperature, and this is analogous to Charles law for gases. So we can say that pi upon T is constant. Now we will see the general equation for solution. अब ये जो दोनों लॉज जो अभी हमने बात की थे, इन दोनों लॉज को अगर हम कंबाइन करें, कौन कौन से लॉ? पाई इज प्रोपोर्शनल टू C और पाई इज प्रोपोर्शनल टू 1/V and pi is proportional to T. Now on combining both the laws we get pi is proportional to T/V or pi V is proportional to T or pi V equals to ST for 1 mole of solute. Now pi V is equals to N into S into T, where N is the number of moles of solute dissolved in V liter of solution. S is a constant which is known as solution constant. Now value of S is 0.0827, which is almost equal to the value of universal gas constant R, that is 0.0821. Now this equation is known as Van't Hoff or general equation for solutions. Now we will study Van't Hoff Avogadro's law. अब देखिए जो वॉन्ट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ, ये भी उसी जैसे हमने गैसेस के लिए पढ़ा था ठीक उसी तरह से है ये भी वॉन्ट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 सोल्यूशन लिए हैं। पहला जो सोल्यूशन है उसमें N1 मोल विलय V1 लीटर विलियन में T1K पर डिज़ोल्व हुए हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है। इसी तरह से दूसरा सोल्यूशन है उसके N2 मोल विलय V2 लीटर विलियन में T2K पर घुले हुए हैं, जिसका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन की जो अभी अपन ने पढ़ी है इक्वेशन पाई V इज इक्वल टू NST, तो उसके हिसाब से दो सोल्यूशंस हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पाई1 V1 इक्वल्स टू N1S T1, पाई2 V2 इक्वल्स टू N2S2। पाई1 और पाई2 क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है दोनों सॉल्यूशंस के। अगर हम ये माने कि दोनों सॉल्यूशंस सेम हैं, यानी कि आइसोटोनिक है, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, समान परासरण दाब है, पाई1 इक्वल्स टू पाई2 है और T1 इक्वल्स टू T2 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये समीकरण आ जाएगी N1 इक्वल्स टू N2। तो जैसा कि हम लोगों ने हम एवोगाड्रोस लॉ के लिए पढ़ते हैं गैसेस के अंदर, ठीक उसी तरह से इसमें है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन एक्सर्टिंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। समान ताप व समान परासरण दाब पर
विलयनों के समान आयतन में विलय के अणुओं की संख्या समान होती है। यह गैसों के एवोगैड्रो नियम के अनुरूप है, अतः यह विलयन के लिए वॉन हॉफ एवोगैड्रो नियम कहलाता है। इसको हम दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि समान ताप पर विलयनों के समान आयतन में विलय के बराबर मोल घुलने पर विभिन्न विलयन समान परासरण दाब प्रदर्शित करते हैं, यानी कि समपरासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती है। ये जो लॉ है इसको हम कैसे दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर। अब देखिए ये जो वॉन हॉफ एवोगैड्रो लॉ, वॉन हॉफ चार्ल्स लॉ एंड वॉन हॉफ बॉयल्स लॉ, दीज ऑल आर सिमिलर टू द गैशियस लॉ। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर का जो कैलकुलेशन करेंगे, उस ऑस्मोटिक प्रेशर की कैलकुलेशन से हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो अणुसंख्यक गुण हम पढ़ रहे हैं, तो अणुसंख्यक गुण को पढ़ने के पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम ये मेथड्स जो हैं इनको पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैलकुलेशन देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारे क्या होते हैं, और वॉन हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिमिटेशंस क्या हैं, और वॉन हॉफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या कहती है, और कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट्स, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।